Hello friends, welcome to Makkad Immigration for IELTS, PTE, Spoken English, Study Visa Services and Travel Packages। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताने जा रही हूँ राइटिंग टास्क आइल्स के बारे में। राइटिंग टास्क 1 के बारे में कुछ टिप्स एंड इसको हम कैसे अच्छे से लिख सकते हैं टू इंक्रीज आवर बैंड्स। तो राइटिंग टास्क 1 एंड 2, तो दोनों टास्क ही आपस में मतलब बिल्कुल ही अलग है। टास्क 1 का कोई कनेक्शन टास्क 2 के साथ नहीं है, 2 का कनेक्शन 1 के साथ नहीं है। तो दोनों ही अलग वे से हम करते हैं और इनकी जो स्टडी है इसमें वो भी अलग वे से होती है। तो जैसे कि मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो आइल्स का राइटिंग टास्क 2 है, एकेडमिक के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें टास्क 1 में ग्राफिकल स्टडी होती है। ग्राफिकल स्टडी जिसमें अलग अलग तरह के आपको चार्ट्स दिखते हैं। मतलब हम इसको डिवाइडेशन कर लेते हैं 2 पार्ट्स में। एक तो होते हैं डाटाबेस चार्ट्स, एक होते हैं नॉन डाटाबेस्ड। तो इसमें क्या करा जाता है, डाटाबेस चार्ट्स में हम डिस्कस करेंगे जिसमें हमें डाटा मेंशन किया जाता है। मैं आपको बिल्कुल ही एक स्टार्टिंग से एक बेसिक लेवल से समझाऊंगी इसका, क्योंकि इसको करने के लिए हमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने ज़रूरी हैं। क्योंकि आगे चल के जब अगर हमने टास्क वगैरह लिखने होते हैं टास्क 1 के, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है अगर हमें इसका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता होएगा। इफ़ यू नो समथिंग अबाउट दिस टॉपिक देन आंसर अस इन कमेंट बॉक्स। तो मैं आपको ये स्टार्टिंग से बताने जा रही हूँ कि हमारे पास जो टास्क 1 है एकेडमिक का, इसमें ग्राफिकल स्टडी होती है। दूसरा इसमें 2 हम डिवाइडेशन कर लेते हैं 2 पार्ट्स में। एक तो हमारे पास होता है डाटाबेस चार्ट, दूसरे होते हैं नॉन डाटाबेस्ड। उसके बाद है, अब मैं बात करने जा रही हूँ डाटाबेस चार्ट्स की। तो डाटाबेस चार्ट्स में हमारे पास बार ग्राफ होते हैं। ये मैं आपको बना के भी दिखाऊंगी कि आपको एक बार रिकॉग्नाइजेशन हो जाएगा कि कैसे किस तरह के ये चार्ट्स होते हैं जिन स्टूडेंट्स को ये चीज़ के बारे में नहीं पता। तो बार ग्राफ, लाइन ग्राफ्स होते हैं, टेबल चार्ट होते हैं, पाई चार्ट्स होते हैं। तो ये जो हमारे पास 4 तरह के चार्ट्स हैं ये होते हैं डाटाबेस, जिसमें हमेशा हमें डाटा मेंशन किया जाता है। जैसे कि रेशो में डाटा है, नंबर्स में डाटा है, यूनिट्स में है, मिलियंस में है, तो वो एक हमें रिप्रेजेंट करा जाता है डाटा। तो एक चीज़ आप फ्रेंड्स ये क्लियर रखो कि जो डाटाबेस चार्ट्स है इसकी हमने जो है पैटर्न वो अलग फॉलो करना होता है, और टास्क 1 में जो नॉन डाटाबेस चार्ट्स हैं उसका पैटर्न अलग। तो मैं आपको मतलब कि इसका सारा टास्क 1 का ओवरव्यू प्रॉपर एक डिस्क्रिप्शन दूंगी कि हमने बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, टेबल चार्ट और पाई चार्ट के लिए कौन कौन सी लाइंस हम यूज कर सकते हैं। दूसरा, हम नॉन डाटाबेस के लिए कौन कौन सी लाइन यूज कर सकते हैं और इसमें ग्रामेटिकल यूज क्या क्या होएगा। बिकॉज मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स को ये चीज़ का क्लैरिटी नहीं होती इस चीज़ की कि हमने लाइंस वो कैसे यूज करना है, हमने स्ट्रक्चर कैसे फॉलो करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इफ यू वॉन्ट टू आस्क एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। तो ये चीज़ हमें समझनी ज़रूरी है मेन। तो इसमें हमारे पास 4 तरह के चार्ट्स हैं। तो ये होते हैं डाटाबेस। उसके बाद नॉन डाटाबेस की अगर हम बात करें उसमें आते हैं फ्लो चार्ट, जिसको हम प्रोसेस चार्ट भी बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है डायग्राम। डायग्राम में भी आपको अलग अलग तरह के वो पिक्चर्स दिखती हैं, जिसमें आपने अकॉर्डिंग टू द पिक्चर आपने फॉर्मेट बनाना होता है एक उसका लाइंस का। उसके बाद हमारे पास आता है मैप्स। इसका भी
पैटर्न और स्ट्रक्चर अलग है। तो मतलब ये अगर आप एक टास्क कर रहे हो तो उसका एक टास्क का टाइप का जो पैटर्न है वो अलग तरीके है। तो आपने किस चीज़ पे फोकस करना है कि हमने किस तरह के चार्ट को किस तरह से परफॉर्म करना है। तो कौन कौन से हमारे पास बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, टेबल चार्ट, पाई चार्ट, नेक्स्ट फ्लो चार्ट्स, डायग्राम और मैप्स। ठीक है, तो एक थोड़ा सा बेसिक ये चीज है हमारे पास कि टास्क वन को इसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं, क्या मतलब इसके रूल क्या है। सबसे पहले तो टास्क वन को करने के लिए हमें जो टाइम लिमिट है वो दी जाती है जस्ट 20 मिनट्स। तो वी हैव टू कंप्लीट आवर टास्क वन इन जस्ट 20 मिनट्स। जब आपका फ्लो बन जाता है लिखते लिखते तो आप उसको इजीली 10 मिनट्स में भी कर सकते हो। मैं आपको ये चीज़, मोस्टली क्या होता है कि स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता हमें लिखना कैसे है, क्योंकि आप सीख सब कुछ लेते हो बट यू आर नॉट एबल टू learn the techniques of that particular thing. So that is quite important thing, whatever you are going to write, whatever you are going to speak or learn. तो ये चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं। तो मैं आपको इस तरह के टिप्स और इस तरह की चीज़ें बताती जाऊंगी कि जिससे आपका आगे चल के जब आपकी प्रैक्टिस का लेवल सेट हो जाएगा तो 20 मिनट का टास्क आप मिनिमम 10 मिनट में कर पाओगे, 10 या 15 मिनट। तो यही चीज़ होती है। ठीक है, तो यही अगर आप आइल्स में मेन क्या चीज़ जरूरी होती है कि हमने मेन एक टिप्स और एक टेक्निक्स के साथ चलना होता है। जब तक आप टेक्निक्स के साथ नहीं चलते तब तक आपका वो टाइम मैनेजमेंट भी नहीं हो पाता, प्लस एक्यूरेसी नहीं आती आपके काम पे। तो बेसिकली हमारे पास टाइम लिमिट होती है 20 मिनट्स, बट आपने स्लोली स्लोली टारगेट सेट करना, हमने 10 मिनट्स ही टास्क वन को देने हैं ताकि जो आपका टाइम बचे उसमें आप प्रूफ रीडिंग कर सको, क्योंकि उसमें आप काफ़ी अपनी जो मिस्टेक्स उसको रिकवर कर सकते हो। फॉर फर्दर अपडेशन subscribe our channel and press bell icon also to get notification. Please thumbs up if you like our video and comment us if you want to ask anything. Next है इसमें जो वर्ड्स लिमिट होती है वो क्या है, 150 जो वर्ड्स हैं वो हमने मिनिमम लिखने ही होते हैं। उसके बाद जो मैक्सिमम हमारे जाते हैं वो होते हैं आप 180 वर्ड्स तक लिख सकते हो। मतलब ये नहीं कि 180 के बाद भी आप 200 तक चले जाओ। तो बेसिकली क्या है, अगर आप अंडर राइटिंग करते हो 150 से आप 148 147 ऐसे करते हो तब भी आपके बैंड स्कोर कट होते हैं, और अगर आप ओवर राइटिंग करते हो तब भी आपके बैंड स्कोर कट होते हैं। तो आपने याद रखना है कि वर्ड्स लिमिट जो 150 मिनिमम होएगी आपकी, 150 पूरी भी हो रही है दैट इज ओके, 180 तक भी ठीक है, लेकिन अगर 170 160 तक ठीक है, 190 200 210 तो ये एक आपका बैंड स्कोर में थोड़ा सा कट हो जाता है। तो ये हमारा होता है टास्क वन के क्या है लिमिट्स, इसके टाइम लिमिट और वर्ड्स लिमिट। और मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इसका जो मतलब हमारा जो टास्क वन का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो चाहे वो डाटाबेस चार्ट है चाहे वो नॉन डाटाबेस चार्ट है, स्ट्रक्चर उसका जो है हमारा वही चीज़ रहेगी स्ट्रक्चर में। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका स्ट्रक्चर, कैसे हम इसका स्ट्रक्चर स्टार्ट कर सकते हैं। देखो एक चीज आप याद रखना, जब भी हमने आयंस की राइटिंग करनी है उसमें हमने कोई हेडिंग नहीं देनी होती, कोई हमने किसी भी चीज को अंडरलाइन नहीं करना। ठीक है, ये सारी चीजें आपने ध्यान में रखनी है। तो जैसे फर्स्टली मैं इंट्रो लिखने जा रही हूँ, ठीक है, तो इंट्रो में आपने ये पर्टिकुलर देना नहीं है कि दैट इज इंट्रोडक्शन या इंट्रो, आपने सीधा स्टार्ट कर देना है। चाहे आप पाई चार्ट कर रहे हो चाहे कोई भी तरह का चार्ट कर रहे हो, मैं आपको वही चीज बता रही हूँ कि आपने कैसे इंट्रोडक्शन स्टार्ट करनी है। द रेंडर्ड, सपोज करो आपके पास पाई चार्ट है, delineates the information about। अब जो भी हमारे पास दिया होएगा वहां पे हमने रीफ्रेज कर देना है। तो अब देखो इसका पैटर्न रहेगा क्या, सबसे पहले इंट्रो रहती है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास रहता है ओवरऑल। बहुत सारे स्टूडेंट्स नीचे भी ओवरऑल लिखते हैं बिकॉज उनको नीचे लिखना सिखाया जाता है,
बट अगर आप ओवरऑल ऊपर लिखते हो तो उसका मैं आपको सबसे बड़ा बेनिफिट बताती हूँ। जब आप ऊपर ओवरऑल लिखते हो आपके बैंड स्कोर तो बढ़ते ही हैं। बैंड स्कोर बढ़ने का कारण क्या है कि आप जब ओवरऑल ऊपर लिखते हो ना, तो उसमें जैसे पाई चार्ट है, तो आप विद इन स्टार्टिंग टाइम आप ये रिकॉग्नाइज कर पाते हो कि मेरे चार्ट में क्या क्या मुझे सबसे ज्यादा मेजर चीज दी हुई है और क्या क्या मुझे माइनर चीज दी हुई है। तो इसके साथ आप काफी अच्छे तरह से ओवरऑल को परफॉर्म कर सकते हो। नीचे लिखने का ओवरऑल का मतलब ये नहीं कि रिजल्ट या इसका क्या कंक्लूजन निकला है। तो टास्क 1 में कोई कंक्लूजन नहीं निकलता, यू जस्ट रिप्रेजेंट द गिवन पिक्चर्स इन योर ऑन लैंग्वेज, ठीक है। तो ये चीज ही होती है। तो ओवरऑल आप ऊपर ही लिखो, वो ज्यादा बेटर है। उसके बाद हमारे पास आता है BP1, जिसको हम बोलते हैं बॉडी पैराग्राफ 1। नेक्स्ट आता है BP2, बॉडी पैराग्राफ 2, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास पैटर्न रहता है, चाहे आप टास्क 1 में नॉन डाटाबेस करो या डाटाबेस। तो इंट्रोडक्शन होती है, ओवरऑल होता है BP1 और BP2। To get proper notes of this topic, you can WhatsApp us at our number. To find the mistakes in your writing task, you can WhatsApp us also. तो उसके बाद देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि इंट्रो में द रेंडर्ड पाई चार्ट डेलिनेट्स द इंफॉर्मेशन अबाउट, ठीक है। तो आपने करना क्या है, इसका ये जो हमारे पास ये दिए हुए हैं इन्होंने, ठीक है, इंट्रो, ओवरऑल, BP1, BP2, इनका मेन एम क्या है। इंट्रो में आपने मेन क्या करना है, मैं आपको बता रही हूँ। इंट्रो में आपने क्या करना है, सिर्फ 2 चीजें करोगे आप। एक तो आप करोगे रीफ्रेजिंग, दूसरा आप करते हो थीसिस, जिसको हम फॉर्मल लाइन बोल सकते हैं। ये आप नोट डाउन कर लेना। इंट्रो में रीफ्रेजिंग, रीफ्रेज और पैराफ्रेजिंग का मतलब होता है कि जब आपको उन्होंने गिवन कुछ लाइन दी है तो उसको आप अपने हिसाब से लिख रहे हो, तो दैट आप मॉडिफाई कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड रीफ्रेजिंग। फॉर्मल लाइन का मतलब होता है, ये आपको लिख के बता देती हूँ, जैसे मैंने पीछे लास्ट पेज में आपको बताया, द रेंडर्ड पाई चार्ट डेलिनेट्स द इंफॉर्मेशन अबाउट, ठीक है। तो इसमें हमने रिफ्रेजिंग करनी है। सपोज करो हमारे पास नंबर ऑफ वर्कर्स हैं जो इन कंपनीज में ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, तो वो हमने रिफ्रेजिंग कर देनी है। उसके बाद हमने एक, मैंने आपको बोला है फॉर्मल लाइन सेट करेंगे। तो उसके बाद अगर डाटाबेस चार्ट है तो उसमें फॉर्मल लाइन क्या आएगी, द डाटा इज कैलिब्रेटेड इन, अगर रेशो में है तो रेशो लिखोगे, नंबर्स में है नंबर्स लिखोगे, यूनिट्स में है यूनिट्स लिखोगे, मतलब जिस फॉर्म में भी आपको डाटा दिया गया है। तो कैलिब्रेटेड को आप गॉज भी लिख सकते हो, गॉज्ड, मेजर्ड, गिवन भी लिख सकते हो, बट आप ट्राई करो कि आप ज्यादा एक फॉर्मल और एक अच्छी वोकैबुलरी यूज करो, ठीक है। तो डाटा इज कैलिब्रेटेड, गॉज्ड, मेजर्ड इन रेशो, ठीक है। तो इंट्रो में सिर्फ आपने सिर्फ 2 चीजें ही करनी है, ठीक है। ये तो मैंने आपको लाइन जो फॉर्मल है बताई है डाटाबेस चार्ट्स की, ठीक है। अब जब नॉन डाटाबेस चार्ट आते हैं तो उसमें जैसे मैप है, उसकी ये फॉर्मल लाइन अलग बनती है, ठीक है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में शेयर करूंगी आपके साथ। You can also call us at our number for live classes. We provide personal classes through Zoom also. For any visa services, you can visit our center also. For complete notes of IELTS, PTE, spoken English and grammar, you can WhatsApp your name on our number.